नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आज देश के 600 जिलों में शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविड टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत जारी। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हुई। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बनाए। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में 2020-21 के दौरान 949 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पिछले 2 चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3600 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में जुड़ेंगे। शुरुआत में सभी टीकाकरण केंद्रों पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण का ये कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को देने प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे। आइए सीधे चलते हैं दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हमारे संवाददाता आनंद चतुर्वेदी के पास, जिन्होंने टीकाकरण कार्यक्रम का जायजा लिया। आनंद, विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के इस कार्यक्रम में पहले दिन अस्पताल में किस प्रकार के विशेष प्रबंध किए गए हैं? प्रियंका, पहले चरण के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण को क्रियान्वित करने के लिए लगभग 2360 मास्टर ट्रेनर्स, 61,000 प्रोग्राम मैनेजर और लगभग 2 लाख वैक्सीनेटर्स तैनात किए गए हैं। टीकाकरण अभियान की केंद्रीकृत निगरानी के लिए कई अस्पतालों में वेब कैमरा को भी लगाया गया है। दिल्ली में टीकाकरण 81 केंद्रों पर शुरू किया जा रहा है, जो कि निकट भविष्य में लगभग 175 केंद्रों पर किया जाएगा। राम मनोहर लोहिया सहित सभी केंद्रों ने टीकाकरण के लिए 3 अलग अलग कक्ष बनाए हैं। पहले कक्ष में लाभार्थियों के आईडी कार्ड से उनकी जांच कोविन में मौजूद डेटा से की जाएगी। यहीं पर लाभार्थियों की प्राथमिक जांच भी सुनिश्चित की जाएगी और उनकी मौजूदा बीमारियों और दवाओं के संबंध में जानकारी ली जाएगी। दूसरा कक्ष टीकाकरण कक्ष होगा, जबकि तीसरे कक्ष में टीका लगने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक अवलोकन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन रूम में टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण भी मौजूद हैं। प्रियंका जी आनंद, आपने बताया कि किस पड़ाव में टीके लगेंगे और क्या क्या निगरानी रखी जाएगी। आप ये बताएं कि अस्पताल में पहले दिन कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा और प्रथम चरण में कितने स्वास्थ्य कर्मियों को पंजीकृत किया गया है?
प्रियंका, पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगभग 150 लोगों को टीका लगाया जाएगा। अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि टीकाकरण के पहले चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मियों और उनसे जुड़े सफाई कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही टीका लगाया जाएगा। लगभग 7,000 ऐसे लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण इस केंद्र पर कराया है, जिन्हें पहले चरण के दौरान टीका लगाया जाना है। प्रियंका, देश भर में पहले चरण में इसी तरह लगभग 3,000 केंद्रों पर लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। जी आनंद, राष्ट्रीय राजधानी में वैक्सीन के भंडारण और उसके परिवहन के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? प्रियंका, वैक्सीन्स आज शाम तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचेंगे। अस्पताल के अधिकारियों ने हमें बताया है कि टीकों को रखने के लिए पर्याप्त भंडारण की सुविधाएं यहां मौजूद हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने टीकों की आवाजाही और उनके रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित कोल्ड स्टोरेजेस की पूरी श्रृंखला तैयार की है। टीकाकरण कार्यक्रम में कोविन एप्लीकेशन का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे टीके की मौजूदा उपलब्धता, भंडारण, तापमान और कोरोना वैक्सीन के लाभार्थियों की वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रियंका, कोविड-19 महामारी वैक्सीन और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए एक 1075 टेलीफोन नंबर पर एक 24 घंटे का कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। प्रियंका, शुक्रिया आनंद, विस्तार से इस बारे में जानकारी देने के लिए। इस बीच दिल्ली सरकार टीकाकरण के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में शनिवार से 81 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाएगा और सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्थान में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीकाकरण राज्यसभा में 167 स्थानों पर किया जाएगा। परियोजना निदेशक के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीके जिला मुख्यालयों को भेज दिए गए हैं और अब ये टीकाकरण केंद्रों पर भेजे जाएंगे। पहले चरण में 4,87,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। शुरू में टीकाकरण के लिए 167 सत्र स्थल बनाए गए हैं, जिन्हें निरंतर बढ़ाया जाएगा। पहले चरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,600 टीकाकरण टीम गठित की गई है, जिनके 28,000 से ज्यादा सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1,66,000 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए आमुखीकरण कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा जनप्रतिनिधिगण, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तथा कर्मचारी और आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण कल सुबह 9 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के प्रत्येक शहर में पहला टीका एक सफाई कर्मचारी को लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 16 जनवरी को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहला टीका स्वच्छता कर्मचारियों को कोरोना महामारी के दौरान दी गई सेवाओं के सम्मान के रूप में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि यह टीका संजीवनी बूटी या जीवन रक्षक से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के लिए किसी भी सिफारिश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश को पहले चरण के लिए 5,06,000 खुराक मिली है। श्री चौहान ने कहा कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मीडिया से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण से संबंधित किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाह को ना पनपने दें। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में भारत बायोटेक के कोविशील्ड के 9,63,000 टीके और कोवैक्सीन की 20,000 खुराक पहुंच गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार टीके राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन से टीकाकरण 6 स्थानों पर किया जाएगा। इनमें 4 मेडिकल कॉलेज और 2 जिला अस्पताल शामिल है। लगभग 6,000 से 9,000 लाभार्थियों को कोवैक्सीन दिया जाएगा। लाभार्थी को 4 सप्ताह की अवधि में वैक्सीन की 2 खुराक दी जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान के लिए एडी सिरिंजेस AEFI किट को तैयार रखा गया है। इस बीच कोरोना वायरस से ठीक होने वाले 3,309 मरीजों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ राज्य का कोविड-19 से ठीक होने का दर
94.75% हो गया है। कल कोविड-19 के 3,579 ताजा मामले सामने आए और 70 मरीजों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई। राज्य में वायरल संक्रमण के कारण मृत्यु दर 2.54% है। मुंबई में कोविड-19 के 607 नए मामले सामने आए। मुंबई जिले का इस बीमारी से ठीक होने का दर 93% तक पहुंच गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पश्चिम बंगाल में 207 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 20,700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर करीब 100 लोगों को कोविशील्ड का पहला टीका लगाया जाएगा। कोलकाता में इस अभियान के लिए 18 केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय से टीकाकरण प्रक्रिया का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लेंगे। राज्य स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉक्टर अजय चक्रवर्ती ने लोगों से टीकाकरण के लिए बिना किसी संदेह या भय के आगे आने की अपील की है। बिहार में कल से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य भर में सुचारू टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पांडे ने कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में टीके की शीशियां पहुंच गई हैं। राज्य के विभिन्न भागों में 50 केंद्रों पर टीकाकरण वेबकास्टिंग की जाएगी। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि टीकाकरण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। डॉक्टर मंडल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बहुत प्रूफ के साथ ये बनाया गया वैक्सीन। कई टेस्ट होते हैं, कई दौर होते हैं और सारे टेस्ट मानक के बाद ही वैक्सीनेशन होता है। और सबसे बड़ी बात की जो फ्रंटलाइनर्स हैं, ये खुद वैक्सीनेट होके ये साबित कर रहे हैं कि इससे कोई भय या डर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2020 जो था वो कोरोना का मार था और 2021 जो हमारा है वो हमारा वार है कोरोना पर। डॉक्टर मनीष ने साथ ही बताया कि टीका लगवाने के बाद लोगों को कम से कम 6 सप्ताह कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस पर 2 डोज पड़नी है। पहली डोज के 4 वीक के बाद दूसरी डोज पड़ेगी, लेकिन सावधानी जितनी है वो पहले से बरत रहे हैं उतना ही बरतना चाहिए। और सेकेंड डोज के 2 सप्ताह तक ये सावधानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीच लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। तो जो भी सावधानी वो पहले से कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं, ये सारी सावधानी 6 सप्ताह तक जरूरी है। अगर आप आज टीका लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह तक आपको सावधानी अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के दौरान ओडिशा में प्रथम चरण में कल 1,92,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। राज्य को प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 4,08,000 कोविशील्ड और 20,000 कोवैक्सीन की खुराक प्राप्त हो चुकी है। तमिलनाडु में कल होने वाले कोविड टीकाकरण के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापडी के पलनीसामी मदुरई में टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में कोविन ऐप द्वारा पंजीकृत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तथा सैन्यकर्मी कोविड योद्धाओं को टीका दिया जाएगा। त्रिपुरा में कल से 15 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के त्रिपुरा के निदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ जायसवाल ने पत्रकारों को बताया कि राज्य को कोविशील्ड वैक्सीन की 56,500 खुराक प्राप्त हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने केंद्र शासित प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। राजनिवास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पहले चरण में पुदुचेरी के 19,000 स्वास्थ्य कर्मियों, कराईकल के 1,600, माही के 897 और यनम के 323 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए पुदुचेरी में 4 और अन्य 3 क्षेत्रों में एक टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर मोहन कुमार ने बताया कि पुदुचेरी में टीके की 1,750 बोतलें मिली हैं और हर बोतल में 10 खुराक है। आज 28 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 32 अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.58% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.66% पर बरकरार है। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हो गई है। भारत कोविड महामारी से निपटने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश में अब तक 1,01,62,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। रोजाना संक्रमण के मामलों की संख्या भी लगातार 20,000 से कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में केवल 15,590 मामले सामने आए हैं। देश में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से लगातार ज्यादा होती जा रही है। वर्तमान में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से करीब 48 गुना ज्यादा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 7,30,000 से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया, जिससे अब तक कराए जा चुके परीक्षणों की कुल संख्या बढ़कर 18,49,00,000 से अधिक हो गई। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बड़े सुनियोजित तरीके से देश भर में परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया है। भारत की दैनिक परीक्षण क्षमता 15 लाख हो गई है, जिससे कोविड परीक्षण आसानी से कराया जा सकता है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 202 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक महामारी की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 2,91,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल 253 रोगी इलाज के बाद कोविड-19 से ठीक हुए और स्वस्थ होने की दर 97.93% हो गई। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का 9वां दौर आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जारी है। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की शिकायतें सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की समिति गठित करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ वार्ता इसलिए जारी रखे हुए है ताकि उनके मसलों को सुलझाया जा सके। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के बातचीत कर रही है और उसे उम्मीद है कि वार्ता सफल रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 3 कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। न्यायालय ने किसानों की शिकायतों को सुनने और सरकार की राय जानने के लिए एक समिति का गठन भी किया था। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, शेतकरी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनवत, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को समिति में शामिल किया गया था। कल श्री मान ने इस समिति से खुद को अलग कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आज देश की 600 जिलों में शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविड टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत जारी। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हुई। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि स्टार्टअप के बीच सहयोग में व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि इससे नए विचारों को फलने फूलने और युवाओं को मिलकर नवसृजन, आविष्कार और नवाचार का मौका मिलेगा। आज नई दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडियन सम्मेलन प्रारंभ के उद्घाटन सत्र में श्री गोयल ने कहा कि जब हम देश के विभिन्न भागों में साझेदारी की भावना से एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हम एक दूसरे के अनुभव से नई बातें सीखेंगे। इससे आपस में मदद करने और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत में 41,000 से अधिक स्टार्टअप कंपनियां स्थापित किए गए हैं और भारत में इनके तेजी से गठन के लिए बेहतरीन माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों के साथ बातचीत करेंगे। 2 दिन का ये शिखर सम्मेलन अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के सिलसिले में अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में किया जा रहा है। भारत की सरकारी यात्रा पर आए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेता हैदराबाद हाउस में मिले।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों विदेश मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों के बीच वार्ता के बाद छठी नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया जाएगा। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिपोर्टों को तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही 15 फरवरी को स्थगित हो जाएगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होगा। सरकारी प्रयोजन की आवश्यकता अनुसार सत्र के 8 अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 18 जनवरी है। मतदान 28 जनवरी को होगा। आज 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली कैंट के करियप्पा मैदान में आज सेना दिवस का आयोजन किया गया। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद ने करियप्पा मैदान में शानदार परेड का निरीक्षण किया। सेना ने इस अवसर पर विभिन्न किस्म के टैंक और मिसाइल प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने पहली बार परेड में लड़ाकू स्वयं ड्रोन प्रदर्शित किया। 10 पैरा विशेष बल इकाई के नायक संदीप को जम्मू कश्मीर में अपने स्क्वाड कमांडर की जान बचाने और 2 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों को याद करता है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हमारी सेना मजबूत, साहसी और दृढ़ संकल्प है, जिसने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने राष्ट्र को भरोसा दिलाया है कि गलवान में भारत के वीर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नई दिल्ली में आयोजित सेना दिवस समारोह के अवसर पर जनरल नरवणे ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर यथास्थिति को बदलने वाले षड्यंत्रकारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती न करे। जनरल नरवणे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष 600 से ज्यादा आतंकवादियों ने समर्पण किया और 200 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। जनरल नरवणे ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण के तहत सेना ने उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के साथ मिलकर 29 साजो सामानों को डिजाइन और विकास के लिए चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि सेना आधुनिकीकरण की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ड्रोन, अचूक निशाने वाले शस्त्रों और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए देश की IIT और अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ करार किया गया है। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सेना आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी और फास्ट ट्रैक स्कीम के जरिए हमने 38 स्कीम के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ के हथियार और सामान की खरीदी की है। इसके अलावा कैपिटल प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत इस साल तकरीबन 13,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को अंजाम दिया है। सेना के बहुमुखी विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में कोविड-19 के खिलाफ सेना की भूमिका की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 113 सैन्य अस्पतालों में कोविड के हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। तमिलनाडु में आज संत कवि तिरुवल्लुर की जयंती तिरुवल्लुर दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उनकी महान कृति तिरुक्कलुर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तिरुवल्लुर दिवस तमिल महीने थाई के दूसरे दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुर दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान इस महान तमिल संत कवि की कृतियों को उद्धृत किया था। महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांड बड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा, यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। गुजरात सरकार जामनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल संग्रहालय खोलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज जामनगर में मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। जामनगर में एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यह स्पोर्ट्स म्यूजियम को रणजी ट्रॉफी से प्रसिद्ध महान क्रिकेटर सर रणजीत सिंह जी का नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र क्षेत्र ने देश दुनिया को अनेक महान खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें रणजीत सिंह जी, दिलीप सिंह जी, वीनू मांकड़, सलीम दुरानी, अजय जाडेजा आदि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस अति आधुनिक स्पोर्ट्स म्यूजियम में गुजरात के सभी महान खिलाड़ियों की स्मृति और झलकियां रखी जाएगी, जिससे देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि खेलकूद के क्षेत्र में गुजरात की बड़ी सफलताओं को भी इस म्यूजियम में दिखाई जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कल से गोवा में शुरू हो रहा है। समारोह में भारत की 19 फिल्मी हस्तियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत की 9 हस्तियों की फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनका पिछले वर्ष निधन हुआ था। कोरोना महामारी की वजह से हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किए जा रहे इस समारोह में कुल 224 फिल्में दिखाई जाएंगी और ये 24 जनवरी को संपन्न होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और हॉलीवुड सितारे चैडविक बोसमैन और सौमित्र चैटर्जी की फिल्में प्रदर्शित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इन फिल्मी हस्तियों की बॉबी, पान सिंह तोमर, केदारनाथ, चारुलता और 42 जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी। विदेशी फिल्मों में अभिनेता कर्क डॉगलस, ओलिविया डी हेविलैंड, मैक्स वॉन सीडो, फिल्म निर्देशक एलन पार्कर, इवान पासर, यॉरन पॉस्कालविक, सिनेमेटोग्राफर एलन डेव्यू और संगीतकार एनियो मोरिकोनो की फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्मोत्सव के पैनोरामा खंड की शुरुआत तुषार हीरा नंदानी द्वारा निर्देशित फिल्म सांड की आंख से होगी, जिसमें तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी टीम में 4 बदलाव किए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और चेन्नई और कोलकाता में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 0 के करीब रहने का अनुमान है। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में सामान्य आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आज देश के 600 जिलों में शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविड टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत जारी। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हुई। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 5 विकेट पर 274 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।